चैप्टर 4 भी हो गया हुआ था। एमसीक्यू थे। हाँ वही एमसीक्यू की बात है। ट्रांसलेशन है चैप्टर 4 की। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरसिटी एंड विजडम। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमेशा इनकी हिम्मत, करेज मीन हिम्मत, जनरसिटी सखावत, सखावत मतलब होता है बांटने वाला, सखी को कहते हैं, एंड विजडम मतलब दानाई। ही हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखती थी। वो अल्लाह ताला पर रेजोल्यूट मतलब कामिल, मुकम्मल, पक्का, पुख्ता, फेथ मतलब ईमान, इन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला पर। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, इनकी ज़िंदगी हमेशा हम सब के लिए मशअले राह है। बीकन ऑफ लाइट, मशअले राह, ये ईडियोमैटिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना मुहावराती लफ्ज़, ये वो है। बीकन ऑफ लाइफ, मशअले राह मतलब हदायत का रास्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु migrated from Makkah Mukarrama to Medina Munawwara in the year of 622 AD। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की कब? 622 में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu, they got furious। जब मक्का मुकरमा के कबाइल के सरदारों, अच्छा चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, कई कबाइल के सरदारों, चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स कई कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ तो वो गज़बनाक हो गए। अगर गज़बनाक ना याद आ रहा हो तो गुस्से में आ गए। ये तो आसान से ही है, 2-3 लफ्ज़ ही हैं बस, बाकी तो आसान। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अमंगस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु इन इब्तदाई लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अबू बकर की बेटी थी और हज़रत आयशा की सुतीली बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़ुबैर की जो हैं वो बीवी थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी, हाँ माँ थी। शी डाइड एट द रिप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकरीबन 100 साल की एक रसीदा उम्र में इंतकाल किया। रिप एज पुख्ता, मैच्योर, रसीदा उम्र, या अगर रसीदा ना याद आ रहा हो तो पुख्ता भी कह सकते, पुख्ता उम्र में वफ़ात हुई इनकी। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेरिलियस इसका मतलब है पुरखतर सफ़र। उस पुरखतर सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। उस मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक वुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक थी, नाजुक थी जी, ख़तरनाक नहीं, डेंजरस नहीं लिखा हुआ है, डेलिकेट लिखा हुआ है। डेलिकेट नाजुक होना, डेलिकेट नाजुक होना। वो सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि तब छोटी सी या मामूली सी गलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। वो सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि छोटी सी गलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये अजीम काम हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर अंजाम दिया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो कि बेटी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। अगला पैराग्राफ है
her grandfather Hazrat Abu Quhafa was the disbeliever at that time. उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। ठीक है, वाज है तो याद रखना है, यहाँ आप फ्यूचर या प्रेजेंट की बात नहीं करोगे बल्कि पास्ट की करोगे। तो क्या ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनको अंधे हो चुके थे। ही सेड टू आसमा, उन्होंने हज़रत आसमा को कहा, आसमा आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। मुझे आसमा मुझे लगता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सारी दौलत साथ ले गए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार या बेबस छोड़ गए। ठीक है, बेयारो मददगार या बेबस छोड़ गए हैं। एट दिस, इस वक्त, इस लम्हे, she instantly ran to a corner of the home and gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने क्या किया, वो इस पर फ़ौरन करके एक कोने की तरफ भागी। वहाँ पर उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनको एक जगह पर डाला जहाँ पर उनके वालिद अपने पैसे और जेवरात रखा करते थे। क्या किया उन्होंने, वो फ़ौरन उसी वक्त वो घर के कोने की तरफ भागी, वहाँ पर उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और वो उस जगह पर रखे जहाँ पर उनके वालिद अपने पैसे और जेवरात रखते थे। ठीक है, लास्ट, सेकंड लास्ट, हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज सो जेनरस दैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन। वो हज़रत आसमा इतनी सखी थी कि उन्होंने अपने विरासत में, इनहेरिटेड विरासत में मिलने वाला बाग, एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, उसको फ़रोख्त किया और उसमें से मिलने वाले सारे पैसे तमाम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा will always be remembered for courage and generosity and wisdom. उनको हमेशा उनकी हिम्मत, करेज, हिम्मत, जनरॉसिटी, सखावत, एंड विजडम, दनाई की वजह से याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो पहले भी हो गया कि वो अल्लाह पर मुकम्मल और कामिल यकीन रखती थी और क्या है, इनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए मशअले राह है, हदायत का ज़रिया है। लास्ट पैराग्राफ फिर हमारा ख़त्म हो जाए। एट दिस, ये तो हो गया है कवर। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू कॉर्नर ऑफ होम, के फ़ौरन घर के किनारे पे गई, वहाँ पर कुछ पत्थर इकट्ठे किए और वहाँ पर रखे जहाँ पर उनके वालिद पैसे और जेवरात रखते थे। अब अगली लाइन आ रही है, शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने उसको एक कपड़े से ढांक दिया। ठीक है, ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, आइए दादा जान देखिए, वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के गए हैं। क्लियर? चलें, ये थोड़े बहुत MCQs हैं रिव्यू वाले, तो ये कर लें, फिर हमारा ना चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आप इसके साथ साथ ये जो ईडियम्स है ना, ये भी अच्छी तरह तैयार करी जो, ठीक है, ये वाले ईडियम्स अब ये साथ साथ अपनी रिवीजन में शामिल करो। जो हमने सुबह टाइम और शाम टाइम रिवीजन सेशन रखा ना, उसमें ये भी शामिल करो ईडियम्स। अच्छा, वेंडिक्टिव का मतलब क्या हो सकता है? रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट या डेडिकेट? रिवेंजफुल, विंडिक्टेटिव का मतलब है रिवेंजफुल। अच्छा, आप ना ये सोचो कि ये किस चैप्टर में से हो सकता है। अगर आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि ये लफ्ज़ किस चैप्टर में से आया होगा, तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लड़ा सकते हो कि वहाँ पर कुछ किस तरह की बात थी। ठीक है, अब अगर ये मुझे लगता है हज़रत आसमा वाले चैप्टर से ही आया है, तो अगर हज़रत आसमा वाले चैप्टर से आया तो वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हुई थी, कोई तजर्बे की बात हुई है नहीं, टैक्स की बात हुई है नहीं,
कुछ बदले की बात हुई थी कि जब कुफ़ार को गुस्सा चढ़ा तो वो बदला लेने आए, जिसमें हज़रत आसमा अबू जहल ने हज़रत आसमा को थप्पड़ भी मारा था जिससे उनके कान की बाली टूटी। तो क्या था, एक रिवेंज था। तो एक आइडिया लगा सकते हैं हम। अच्छा, उस आइडिया लगाने की वजह से दो ऑप्शन तो निकल गए सिचुएशन से, दो रह गए पीछे, डेडिकेट या रिवेंजफुल। अब डेडिकेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ दूसरे के लिए मुख्तस कर देना, कोई चीज़ मुख्तस कर दे। अब ये तो नहीं है कि हम कोई चीज़ मुख्तस करें, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, बदले की ज़रूर बात हुई थी, इस तरह से मिलता जुलता था, तो करीब करीब पहुँच सकते हैं। सही है। अगर नहीं लगता तो फिर तो एक ही तरीका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डिवोशन, डिवोशन, लॉयल्टी, ग्लोमेरुलस, इजी टू नाउ, डिफ़िकल्ट टू नाउ। ये तो आसान ही है। डिवोशन, लॉयल्टी, डिवोशन का मतलब है लॉयल्टी। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है कि एक चीज़ पर कायम रहना। हाँ, मैं आपको कहूँ ना, आप लॉयल हो अपनी स्टडी में, मतलब अपनी पढ़ाई के पे कायम हो, आप रहते हो। अच्छा, एस्टोनिश, सरप्राइज, मिक्स या सेपरेट या हैप्पी। एस्टोनिश, मैं लफ्ज़ बोलते हुए एस्टोनिश हो रहा हूँ। सरप्राइज। हाँ, कुछ इससे भी निकाला करो। स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट, चलो आपको थोड़े बहुत मैं अशारों से समझाता हूँ, क्या समझ गया। स्टेड फास्ट, फेम एंड रेजोल्यूट, पेशेंट या रेडी टू फेस। हाँ, फेम एंड रेजोल्यूट हैं, तेरा वखरा ही होता है बीच में। फेम एंड रेजोल्यूट। डेलिकेट, ये तो अभी आया है। डिफ़िकल्ट, ईजी या सेंसिटिव। सेंसिटिव, ये पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका है। गियर्ड अप, गियर्ड अप, साइलेंट, मोटिवेटेड या कीन। गियर्ड अप, एक मिनट, एक ऑप्शन तो बोला ही नहीं मैंने। साइलेंट, मोटिवेटेड, कीन या रेडी। हाँ, रेडी। गियर्ड अप, बस्ते बुस्ते तैयार करो, चलो चलिए। ठीक है, नहीं चलिए नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, गियर्ड अप, रेडी। एलोक्वेंस, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी, वीक या हेल्दी। हैं? अच्छा, सेंटेंस बोलता हूँ, इस सेंटेंस में लिखा हुआ, देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। तो एलोक्वेंस का क्या मतलब है, फ्लुएंसी, वीक या हेल्दी। फ्लुएंसी। गियर्ड अप, ये फिर आ गया। अब बता दो, कंफ्यूज, रिलक्टेंट, लेजी या रेडी। रेडी, ठीक हो गया। वेलोर, वेलोर कौन सा नाउन है ये। अच्छा, अगर आपको किसी, मैं आपको इसमें हर एक नाउन का मतलब पहले बता देता हूँ। मटेरियल नाउन, किसी मटेरियल के बारे में बात हुई, किसी चीज़ के बारे में, जैसे ये सीमेंट लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, ये मटेरियल है, ठीक है। काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकती हैं, जैसे चेयर कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये चेयर्स है, ये काउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, चीज़ का नाम जिसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, जज्बात हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती हैं। अनकाउंटेबल, जैसे चीनी या पानी या गिन नहीं सकते हैं, चीनी को गिन नहीं सकते कितने, हम वो मैयर कर सकते हैं उसको, लेकिन गिन नहीं सकते हैं कितनी चीनी पड़ी हुई है इधर। हम ये कह सकते हैं हाँ, ये दाने नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्योर का क्या मतलब हो, कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन या काउंटेबल नाउन। क्या चीज है? वैल्योर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो, यहाँ पर एक तुक्का लग गया कि हमें खुद नहीं पता चल रहा कि लफ्ज़ क्या है, तो हमने कहा कि लफ्ज़ है, ये कोई ऐसे ही मखलूक ही होगी, कोई नहीं। अच्छा, साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, ऑन फ्राइडे, एट फ्राइडे या बाय फ्राइडे। ऑन फ्राइडे, ठीक है। सम कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ किसी का पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा। सम, पूरा बोलता हूँ, सम आर बोर्न ग्रेट, तो सम किसकी बात हो रही है, कुछ पता चल रहा है कि नहीं, नहीं पता चल रहा। तो ये डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, यहाँ पता नहीं चल रहा कि ये किस शख्स के बारे में बात हो रही है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन। लाफ्स, तो लाफ क्या है, द बॉय लाफ्स,
तो यहाँ पर लाफ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिस उस वर्ब को आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। दोबारा बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कोई नहीं। अब क्या होगा, आपके सेंटेंस में लिखा होगा आगे ऑब्जेक्ट इजी करने के लिए, वो वर्ब को निशान लगाया उसने, आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक हो गया। उसके बाद यू डैश बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू ऑट टू बी पंक्चुअल, या शुड बी पंक्चुअल। मैं कह रहा हूँ ये काम करना है तुमने, जो मर्जी हो जाए, तो मस्ट भी आएगा। ठीक है, सही हो गया। आप भी कुछ शामिल हो, तुम तो देख रहे हो पता नहीं हो क्या रहा है इधर। आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, तो आई विल गिव यू या सिंपल गिव यू या हैड गिवन? सेंटेंस दोबारा बोलता हूँ, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, विल गिव यू या हैड गिवन यू? हाँ, विल गिव, मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगा अगर तुम्हें अच्छी लगती है। अच्छा, बाज़ का ट्रांसलेशन करने से भी हमें ये वाले इस तरह के आए ना जिसमें ऐसा वर्ड दिया, तो ट्रांसलेशन करने से भी हेल्प हो जाती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं अपनी बाइक दे दूंगा। अच्छा, इसको कोई और बना के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा, इसकी सेंस मुकम्मल होगी। अगर तुम्हें अच्छा लगे मैं तुम्हें बाइक दे देता था कोई अच्छा लग रहा है, हैड लगा के, चुका होता था, कोई अच्छा लग रहा है बीच में। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाइक दे चुका हूँ, होता था, कोई अच्छा लग रहा है बीच में, नहीं ना, सेंस बन रही। अच्छा, एक हमारे पास गिव की ऑप्शन है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाइक देता हूँ, या नहीं, देता हूँ नहीं आएगा, देता है आएगा, क्योंकि गिव है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाइक देता है, कुछ सेंस बन रही है इसकी। अगर हाँ, वो हूँ आएगा फ्यूचर में, अब तीसरा करते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं अपनी बाइक तुम्हें दे दूंगा, ये फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये तो खिलाने के तरीके थोड़ी बहुत ये सेंस दे देता है आपको तर्जमा करने से। अच्छा, तो क्या है इसमें, आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। आखिरी MCQs है जी आज का। ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस इज द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, विंडो लेट बी ओपन। एक चीज़ याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सारे पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। तो फर्स्ट फॉर्म वाली कहानी मुक गई यहाँ पर, लेट द विंडो ओपन, ये तो है ही नहीं ना सिरे से। अच्छा, अब द विंडो बी ओपनड या फिर विंडो लेट बी ओपन, ये नहीं है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, द विंडो बी ओपन या लेट द विंडो बी ओपन। वैसे इसका ये है, लेट द विंडो बी ओपन। ये आपको करवाते हैं एक्टिव पैसिव, क्या आप लोगों को ना क्लियर हो जाए। खैर, ये एक दफ़ा ही, पहली दफ़ा ही आया, और ये भी एक दफ़ा ही आया कहीं पे MCQs, बाकी फिर भी रिपीट हुए हैं काफ़ी मरतबा। हाँ, वो आगे आती है ना सब्जेक्टिव के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आया हुआ है, तो ये एक दफ़ा ही कहीं रिपीट हुआ है, पहले वाले तो फिर रिपीट हुए हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। तो हमारे 4 चैप्टर कवर हो गए हैं, जब 6 चैप्टर हो जाएंगे फिर हम एक थोरोली रिवीजन भी करेंगे ताकि पिछला भी कवर हो जाए। चलें जी।